चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए आपको छोटी सी बात पता है, किसी भी रेक्टेंगुलर में दो चीजें होती है, दो डायमेंशन होती है, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ, या आप लेंथ या ब्रेथ बोल सकते हैं। तो इसमें दो कंडीशन दी है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर, उसका पैरामीटर का हाफ तो दिया है 36 मीटर। फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहां से फाइंड हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो उसकी लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर सपोज कीजिए इसकी विड्थ आपको 8 मीटर दी हुई है तो उसकी लेंथ क्या होगी, 4 मीटर एक्स्ट्रा, यानी कि 12 मीटर। ओके, तो यहां से हम दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर हम उसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करेंगे। तो चलिए चलते, कैसे करेंगे हम। सबसे पहले लेट बी द लेंथ इज इक्वल टू x मीटर और लेट बी द विड्थ y मीटर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने लेंथ x मीटर मान ली और विड्थ y मीटर मान ली। अब इसके बाद हमारी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसका जो पैरामीटर है उसका हाफ कितना है, 36 मीटर। तो पैरामीटर हमेशा क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि x प्लस वाई, और उसका हाफ यानी कि 2 इज इक्वल कितना है, 36। क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल 36। अब जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 लिख दिया तो अब एक इक्वेशन हमारी इसमें फाइंड हो गई। अब हम दूसरी के चलते हैं। दूसरी क्या कहती है कि इसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं कि x माइनस वाई, लेंथ इसकी इतनी थी x और y क्या थी, विड्थ। तो x माइनस वाई यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा 4 आना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल 4। ये आपकी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। तो जब आपको एक इक्वेशन पता लगी, सेकंड पता लगी, अब आप बस इनको वैल्यू रखें और ग्राफिकली मेथड से सोल्व करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर। नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 36। तो चलते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे नंबर 1 इक्वेशन को। पुट x इज इक्वल टू, क्या मैं x इज इक्वल टू 12 लिख दूं? अगर इसमें पुट करता हूं x की वैल्यू 12, तो इन इक्वेशन 1 में मैंने x की वैल्यू 12 फाइंड पुट कर दी, तो 12 प्लस वाई इज इक्वल 36। सो y इज इक्वल टू 36 माइनस 12, y इज इक्वल टू आपका आता है 24। ठीक है, अब जब आपका 24 आया y, तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट बैठेंगे। क्या बैठेंगे, a के कोऑर्डिनेट हो गया, हमने इसको लेट कर लिया a के कोऑर्डिनेट हुए, x तो आपका 12 था, y 24, तो 12 एंड 24। ये क्लियर है बात। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट के लिए, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए इस इक्वेशन के। मैं x इज इक्वल टू रख देता हूं 18, 16 रख लेता हूं 16। तो जो हमारे x इज इक्वल टू 16 पुट इन इक्वेशन 1। अगर मैं x इज इक्वल टू 16 रखूं तो देखते हैं क्या होगा, 16 प्लस वाई इज इक्वल 36। सो y इज इक्वल 36 माइनस 16, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 20। क्या आ गया, 20। अब x अगर आपका 16 था और y आपका 20 आता है, तो आप यहां से कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं जिसका नाम हम रख देंगे b, और b के कोऑर्डिनेट होंगे 16, 20। तो आपको इक्वेशन 1 के लिए दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाते हैं, a एंड b, 12 एंड 24, 16 एंड 20। ठीक है, अब हम यही वर्क सेम इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। इक्वेशन 2 देखते हैं हमारी क्या है। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल 4। इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, x की जगह पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो y वर्क होगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4
माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल आपका रहता है 0। तो यहां से कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे जिसका आप नाम रख सकते हैं C, और जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x तो आपका 4 था और y आपका आता है 0। अब एक इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट की जरूरत है, और दो कोऑर्डिनेट की जरूरत है तो हम एक बार और इसको सेम वर्क करते हैं। x की वैल्यू देके सोचे क्या रखूं मैं, अगर x की वैल्यू -4 रख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 4 के डिस्टेंस पे चलता रहेगा काम। तो x इज इक्वल टू -4 पुट इन इक्वेशन 2। तो -4 - y इज इक्वल 4। तो देखते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू 4 - 4 + 4, तो y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 8, सो y इज इक्वल टू -8 आ जाता है क्या आपका। जब y इज इक्वल टू -8 आता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि हम एक कोऑर्डिनेट मिल जाता है हमें यहां से d -4 - 8। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए छोटी सी बात समझिए, आपने सेम वर्क किया, पहले इक्वेशन फाइंड की, आपने उसके बाद क्या इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट फाइंड किए। इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट आपके आए थे a एंड b, और इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट आए आपके c एंड d। तो अब बस इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम ग्राफिकली मेथड से उनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कैसे करेंगे हम, ये आप कर लेना, अगर आपको नोट करना है मैं रिव्यू कर लेना एक बार। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं इक्वेशन 1 लाई ऑन, क्या कोऑर्डिनेट है a और b, 12 एंड 24 और 16 एंड 20, b के कोऑर्डिनेट है 16 एंड 20। ठीक है, और इक्वेशन 2 लाई ऑन, किन पर लाई कर रही है 4 एंड 0, 4 एंड 0 एंड -4 - 8। ठीक है, आपको इक्वेशन 1 के और इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। अब आप लीनियर इक्वेशन से करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं वो देखेंगे। चलिए देखिए आप यहां से थोड़ा सा माइंड लगाइए, 12, 24, 16, 20, 0, 4, 0, -4 - 8, यानी सभी की डिस्टेंस कितनी है -4 की डिस्टेंस है। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हमें यहाँ 20 यानी 24 तक का नंबरिंग नहीं करनी पड़े, हम 4 की डिस्टेंस की नंबरिंग करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ क्या होंगे आपके कोऑर्डिनेट 0, 0। अब 0, 0 होंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर रख लीजिए 0, तो यहाँ पे 4, यहाँ 8, 12, 16, 20, 24। इस कोऑर्डिनेट का नाम होगा x, इसका नाम हो गया x डैश। चलिए देखते हैं माइनस भी आएगा कोई सा, -4, तो चलिए यहाँ भी कर देते हैं 4 -8 -12 -16 -20। सेम पर क्या भी करेंगे 4 8 12 16 20 एंड 24। सेम पर क्या भी -4 -8 -12 -16 -20। ठीक है, अब वही वर्क होगा। अब अपने कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। इक्वेशन 1 के लिए 12 और 24, यानी कि x पर तो 12 और y पर 24, तो x पर 12 ये रहा और y पर 24 कहाँ ये। चलिए मिलाते हैं इनको। तो जो यहाँ आपका कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 12 एंड 24, जिसका नाम क्या था a। अब बात करते हैं अगले की 16 एंड 20। 16 कहाँ है, x पर 16 और y पर 20, तो x का 16 ये रहा और y पर 20,
ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिख देंगे, बी का कोऑर्डिनेट 16 और 20। अब एक छोटी सी बात समझिए, यहाँ पर ए भी मिल गया और बी भी मिल गया, तो यानी कि इन दोनों को ज्वाइन कर दो, क्या लीनियर इक्वेशन 1 मिल जाएगी आपको। क्या थी लीनियर इक्वेशन 1, x प्लस वाई, ये थी कुछ ऐसे, x प्लस वाई इज इक्वल 36। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल 36, ये आपकी लीनियर इक्वेशन 1 मिल गई। अब चलते हैं अब 2 की तरफ। 2 क्या है, इक्वेशन 2 के सी कोऑर्डिनेट 4 एंड 0, x पर 4 और y पर 0, तो 4 एंड 0 हो जाएंगे आपके, x पर तो 4 ये रहा और y पर 0 ये रहा, तो क्या ये सी कोऑर्डिनेट मिल गया। चलिए 4 एंड 0। अब बात करते हैं डी की, -4 -8, यानी कि x पर तो -4 और y पर -8। ठीक, x पर तो -4 और y पर -8, तो करते हैं इनको ज्वाइंट, तो कुछ यहां मिल जाएगा हमें -4 -8। तो देखिए बच्चों एक बार समझिए, आपको c मिल गया और d मिल गया, ये आपका d था। देखिए ए बी को आपने ज्वाइन कर दिया, अब सी और डी को ज्वाइन करेंगे। सी और डी को कैसे ज्वाइन करेंगे, देखिए ज्वाइन कर दीजिए। चलिए ये आपकी कौन सी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन 2, ये लीनियर इक्वेशन 2 आ गई आपके। अब ये, अब एक बात समझिए, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने अभी शॉर्ट लाइन बनाई है, अब इनको अगर मैं एक्सटेंड करूं आगे, जहां एक दूसरे को कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और वही पॉइंट हमारा क्या होगा, वही पॉइंट हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इंटरसेक्ट करेंगी, कहां पर करेंगे इंटरसेक्ट वो देखते हैं। तो मैं इसको फिलहाल आगे बढ़ाता हूं। चलिए इसको आगे बढ़ाया और ऐसे इसे भी आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, कुछ यहां कर रही है इंटरसेक्ट, देखिए यहां। ठीक है, अब यहां इंटरसेक्ट कर रही है ये, तो यानी कि यहाँ कोऑर्डिनेट देखिए तो क्या होंगे, अगर 20 x पर देखें तो 20 और y पर देखें तो 16, कुछ सही आ रहा है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैं इनको एक बार डार्ट कर देता हूँ, डार्ट करने पर हमें कंप्लीटली पता लग जाएगा कि यहाँ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, थोड़ा समझिए क्या है, माइंड लगाइए, समझिए और जब करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेट आए फिर हमारे आए, अगर मैं कहूं कि 20 x पर तो 20 और y पर 16। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट किस पे हुआ, ई पर। अब समझिए, थोड़ा सा समझ ले, रिवाइज कर ले। आपको 2 लाइन थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का ए कोऑर्डिनेट और बी था, तो आपने ए और बी क्या था, ए ये रहा और अब बी ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, एक लीनियर इक्वेशन 1 आ गई। अब फिर आप देखो सी और डी 2 कोऑर्डिनेट मिले थे आपको, 1 और सी आपका ये रहा और डी ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये मिल गया। अब बात करते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन हमें वही मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पर किया, ई पर कर दिया, इस पर ई पर। और जब ई पर किया तो ई के हमारे जो कोऑर्डिनेट थे हमने अकॉर्डिंग टू इनके लगाया, तो 20 और 16 आया। तो जो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है, क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट ई, वो आपका है 20 और 16, यानी कि ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो x एक्सिस पर कितना है 20 और y पर 16, और x हमारी कितनी आती, लेंथ, और ब्रीथ क्या थी हमारी y। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 20 और ब्रीथ इज इक्वल टू, या विड्थ इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये आपको मिल गए, बस इतने का काफी। हमने वहां इनका इंटरसेक्ट पॉइंट दिखा दिए और हमारा सॉल्यूशन मिल गया कि लेंथ हमारी 20 और विड्थ हमारी 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए हमें इसके एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन सच दैट रिप्रेजेंट इंटरसेक्ट लाइंस, पैरेलल लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस।
तो देखिए एक सिंपल सी बात है, क्या सेम इसके साथ ऐसा रिलेशन बनाए वो कि वो लाइन ये दोनों मिलकर इंटरसेक्ट लाइन बन जाए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाली लाइन, या दोनों लाइन मिलकर पैरेलल लाइन बन जाए या कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले हम वो लाइन लिखेंगे जो इंटरसेक्ट लाइन बनेगी इसके साथ। तो देखिए क्या गिवन क्या है आपको, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0। और आपको एक छोटी सी बात पता है, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। किसके लिए होता है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होता है। तो जहां a1 और a2, इसका a1 क्या है, a1 है आपके पास 2 और b1 है आपके पास 3। अब आपको क्या चाहिए, a1 और b1 a2 और b2 चाहिए। देखिए छोटी सी बात है क्या, कि सेम टू सेम नहीं बने, जिसके पास 2 है इसके पास 3। अगर मैं एक लिख दूं कि यहां पर मैं 3 लिख दूं और यहां 2 लिख दूं, देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा क्या। माइंडली अगर आप थोड़ा सा सोचना चाहें, चाहे मैं यहाँ 3 की जगह 5 भी लिख सकता हूँ, या मैं क्या 2 की जगह 7 भी लिख सकता हूँ, जब ये नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी। तो क्या हमारी इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ कि 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कौन सी लाइन है, इसके पासिस अवे अनदर लाइन जो है ये, वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है ये वाली। ठीक है, क्लियर हुई बात, कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आगे बढ़ूं। भाई देखो a1 और b1 हमें ये थे गिवन, और a2 और b2 हमें फाइंड करने थे। तो मैंने a2 की जगह लिख दिया 3 और b2 की जगह लिख दिया 2। तो मैंने 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जो सोल्यूशन आता है इनका वो आता है a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ताकि इंटरसेक्टिंग लाइन बन सके। ठीक है, अब चलते हैं बात दूसरे के बाद पैरेलल की। पैरेलल क्या कहता है हमारे से, पैरेलल के लिए कंडीशन होती है क्या, यहां से हमें a1 और b1 तो पता ही है, हमें क्या पता होता है पैरेलल के लिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल c1 अपॉन c2। ये तो पता होता है हमें, कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, a1 तो आपको दिया हुआ है इस लाइन से 2, b1 आपको दिया हुआ है 3 और c1 आपको दिया हुआ माइनस 8। तो यानी कि a1 अपॉन a2, ठीक, और b1 अपॉन b2 सेम टू सेम मैं लिख सकता हूं क्या, a2 b2 और c2 चाहिए आपको। छोटी सी बात है, a2 भी सेम लिख दो 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की, b2 भी आप सेम लिख दो 3, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की, और जो आपका C2 आएगा, C2 आप क्या लिख दें, 8 है, कुछ भी लिख सकते हैं, -10, 12, -12, -13 या खाली 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लिया, आपकी मर्जी है। तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो फाइंड होकर वो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग कि 2x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल 0। क्या ये वाली फाइंड हो जाएगी क्या इक्वेशन, और आप कर सकते हैं फाइंड कि a1 अपॉन a2 सेम होगा भाई 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, बट -8 अपॉन -10 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। छोटा सा माइंड लगाना है थोड़ा सा, और आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, थर्ड पार्ट है हमारा देखते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है कोइंसिडेंट लाइन, क्या, कोइंसिडेंट लाइंस। तो एक बात बताइए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए सभी बच्चे सोच समझ कर, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि a1 तो आपके पास क्या है 2, b1 आपके पास क्या है 3 और c1 आपके पास क्या है -8, क्या है -8। अब आपको a2 b2 c2 ये चाहिए क्या, a2 पता नहीं आपको, b2 भी आपको नहीं पता, c2 भी आपको नहीं पता, बट लेकिन ऐसा रेशियो रखने हैं कि तीनों नंबर सेम हो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूं
कि A2 B1 C1 यानी कि A1 B1 C1 तीनों में 2 की 3 की 4 5 6 7 8 किसी की मल्टीप्लाई कर दो। देखिए मैं सपोज करूं मैं करता हूं 2 की मल्टीप्लाई या 3 की करूं, चलो 3 की करता हूं। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं तीनों रेशो में 2 3 जा 6 3 3 जा 9 और -8 3 जा -24। क्लियर है? या मैं क्या कहूं, मैं 2 की मल्टीप्लाई कर रहा, A2 क्या है आपका 4, B2 आपका आता है 6 और C2 आपका आता है -16। तो क्या ये भी चल जाएंगे? क्या मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ? मैं अगर इसके अकॉर्डिंग करूँ फाइंड, चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड होती है कि 6x + 9y - 24 = 0। ये वाली इक्वेशन भी सेम है। ये वाली इक्वेशन लिखूं तो 4x + 6y - 16 = 0। ये वाली इक्वेशन भी आपकी सेम है। ठीक है, अब जब ये तीनों इक्वेशन दोनों इक्वेशन सेम है, अगर आप आंसर में ये लिखना चाहे ये भी लिख सकते हैं और ये लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। कोई आपको मनाही नहीं है, आपकी कोई सी भी दोनों इक्वेशन चलेगी, मर्जी आपकी है। लेकिन देखिए अगर आप सोच के समझ के देखिए A1/A2 A1 आपका ही है और A2 आपका ही है, तो 2/4 3/6 -8/16 माइनस से माइनस 1 2 1 2 1 2 यानी 1/2 = 1/2 = 1/2। क्या तीनों रेशियो इक्वल है? और जब तीनों रेशियो इक्वल है तो आप ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है क्या आप कौन सी लिखना चाहे, बस तीनों रेशियो में मल्टीप्लाई करनी है उसकी। ठीक है, तो आपको पता लग गई कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे अनदर होगी, पैरेलल लाइन कैसे अनदर होगी और कोइंसिडेंट लाइन कैसे अनदर होगा, नहीं आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आप सभी मन लगाकर करेंगे ताकि वो क्वेश्चन अच्छी तरह समझ सके। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ। आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, डिटरमाइन द वर्टिकल्स ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म द दिस लाइंस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। देखिए आपको दो लाइन दी गई है, ठीक है, इन दो लाइन से आप ग्राफिकली मेथड से आप सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन करने के बाद वहां जहां भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उन पॉइंट्स को वर्टिकल्स बनाना है ट्राइंगल का और ट्राइंगल को शेडेड करना है आपको, और उन वर्टिकल्स को आपको बताना है कि किस वर्टिकल्स के ज्वाइन होने से वो ट्राइंगल फाइंड हुआ है। ठीक है, तो जो आपका सॉल्यूशन होगा उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट आपका इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 को x - y = -1। इक्वेशन 1, क्या मैं सेकंड इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 3x + 2y = 12। इक्वेशन 2, वही वर्क इक्वेशन 1 को करेंगे हम फाइंड। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है आपकी x - y = -1, तो x = 0 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने पुट कर दिया x = 0। तो देखिए अगर x की जगह 0 रखो तो 0 - y = -1, तो -y = -1 है, y = आपका क्या जाता है 1। ठीक है, अब आपको यहां से कोऑर्डिनेट मिल गया a के कि 0 और 1। क्लियर। अब बात करते हैं इसी के सेकंड पॉइंट के लिए। अगर मैं x की जगह क्या रखूं, अब 1 रखूं, तो पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में x = 1 रख दिया तो 1 - y = -1, तो -y = -1 - 1, तो -y = -2, तो y आ जाता है आपका 2। तो जो भी कोऑर्डिनेट होंगे आपके b के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, x तो 1 है y 2 है, तो 1 और 2 ये आपके किसके कोऑर्डिनेट आ गए, b के। तो यहां से आपको a मिल गया और b मिल गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं इक्वेशन 1 लाई ऑन a क्या है आपका 0 1 और b है आपका 1 और 2। ठीक है, तो इक्वेशन मैंने लाइन किस पे किया, a और b पर। अब करते हैं इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 क्या कहेगी, चलिए देखते हैं।
इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो सिंपल वर्क x इज इक्वल टू 0 रखूं मैं, तो x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने x इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो देखते हैं क्या होता है। 3 मल्टीप्लाई 0 x 0 यानी कि 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, जो कि आपको आंसर दे देता है 6, y इज इक्वल टू देता है आपका 6। तो यहां से आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c फाइंड हो जाएगा। c का क्या आंसर आएगा, 0 एंड 6। ठीक, अब मैं अगर x इज इक्वल टू क्या रख दूं, 2 रख दूं, या x इज इक्वल टू 1 रख दिया मैंने, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पहले मैंने क्या रखा था, x इज इक्वल टू 0, बट हमारा आंसर वही आ गया था 6। अब जब हमने x इज इक्वल टू 1 रखा है, तो हमारा आंसर देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए x इज इक्वल टू 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2y इज इक्वल 12, सो 3 प्लस 2y इज इक्वल 12, तो यानी कि 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 यानी कि 9, और तो गलत हो गया, y इज इक्वल टू 9। कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होने का, और हमें कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, x इज इक्वल टू 2 रख देता हूँ, कंप्लीटली हो जाएगा डिविजिबल। तो 3 2 से 6, 3 की जगह क्या आ जाएगा 6 प्लस 2y, और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू आ जाता है आपका 3, क्योंकि 6 अपॉन 2 आ जाता है, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से d कोऑर्डिनेट मिलेगी, d के कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपको, 2 एंड 3, क्या मिलेंगे 2 और 3। तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ, इक्वेशन 2 लाई ऑन, किस पे लाई कर रही है, सबसे पहले c कोऑर्डिनेट पर, c तो है आपका 0 6, और d कोऑर्डिनेट है आपका 2 और 3। अब एक बार क्वेश्चन को रिवीज कर लीजिए। तो इक्वेशन दी थी आपको, आपने रिवीज इनको रीअरेंज करके x माइनस वाई इक्वल टू -1 रख लिया, फिर x प्लस 2y इक्वल टू 12 रख लिया। इक्वेशन 1 में आपने सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रखा, तो y 1 आ जाता है, यहां से आपको एक कोऑर्डिनेट मिल जाता है 0 एंड 1। अब इक्वेशन 1 में री अगेन आपने x इज इक्वल टू 1 रखा, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर आपको जो मिलता है आंसर, वो क्या मिलता है 2, y 2 मिलता है। तो यहाँ से आपको दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाता है एक इक्वेशन को पूरा करने के लिए 1 एंड 2। तो मैंने यहाँ लिख दिया इक्वेशन 1 लाई ऑन a एंड b, मैंने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को यहाँ फाइंड कर दिया। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 में सबसे पहले मैंने x इज इक्वल टू 0 रखा, तो y आता है आपका 6, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट हमारा फाइंड हो जाता है c, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 एंड 6। फिर मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 2 रखा, यानी कि 2 पुट किया इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में 2 पुट करने पर आपको क्या मिलता है, x तो आपका 2 था, y आता है आपका 3। अब जब y इज इक्वल टू 3 आ जाता है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से आपको डी कोऑर्डिनेट मिलता है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 और 3। तो मैंने लिख दिया इक्वेशन 2 लाई ऑन c एंड d, यानी कि c आपका 0 6 है और d आपका 2 और 3 है। अब बच्चों क्या काम करना है, आपको एक ही वर्क करना है, क्या, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ और फिर इसके बाद इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे आप देखते हैं। चलिए सबसे पहले वही अपना कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। सभी बच्चे वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह समझे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अच्छी तरह ध्यान से पढ़े सभी। तो यहां से हमारा कोऑर्डिनेट आता है क्या, क्या बोलते हैं इसे, सब मन में सोचे 0 0। ठीक है, अब 0 0 है, तो देखते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5 और 6 से ज्यादा तो है नहीं यहाँ, तो इसका नाम होगा x और इसका नाम होगा x डैश। तो देखिए माइनस में भी है कोई नंबर, माइनस में तो है नहीं, बस प्लस प्लस में है, तो यहाँ भी कर देते हैं 1 2 3 4
5 6, यहाँ भी कर देते हैं -1 -2 -3 -4, ऐसे यहाँ भी कर देते हैं -1 -2 -3 एंड -4। चलिए सबसे पहले ए के दिखाते हैं हम। ए क्या है 0 1, एक्स पर तो 0 वाई पर 1, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 1 ए के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या है 1 and 2, यानी कि एक्स पर तो 1 और वाई पर 2, एक्स पर 1 ये रहा और वाई पर 2 ये रहा, तो हम इनको ज्वाइन कर देंगे। यहां से हमारा कोऑर्डिनेट बी मिल गया 1 and 2, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं या आगे तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब एक लाइन हमें मिल गई, कौन सी वाली, हमें x माइनस वाई इजिकल टू -1 मिल गई। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं x माइनस वाई इजिकल टू -1, देखिए वाली लाइन मिल गई, क्लियर। 2 पॉइंट थे, दोनों पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, जिससे हमें इक्वेशन 1 मिल जाती है, लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 की, जिसका कोऑर्डिनेट है c और d। c के कोऑर्डिनेट है 0 and 6, 0 and 6, तो x पर तो 0 y पर 6, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं c 0 and 6, ठीक, 0 and 6 रख दिया। तो अब हम डी करेंगे 2 and 3, 2 and 3, x पर तो 2 और y पर 3, तो x पर ये रहा 2 और y पर 3 ये रहा, इन दोनों को मैं मिला देता हूं, कुछ ऐसे मिलेंगे 2 and 3, ठीक है, जिसका नाम क्या था d। चलिए इन दोनों को हम अब c और d को ज्वाइन करेंगे तो इक्वेशन 2 जो हमारी वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है, इक्वेशन 2। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि 3x + 2y = 12, ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। भाई यहां तक नॉर्मली काम हम हमेशा करते थे, बट आज थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अलग करेंगे ग्राफिकली मेथड से। यहाँ से हम एक ट्राइंगल फाइंड करना है, ट्राइंगल के वर्टिकल बताने हैं, वर्टिकल जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं इसको आगे बढ़ा दूं, बढ़ा दिया, चलिए क्या मैं इसे यहां पीछे तक कर दूं, कर दिया। क्या आपको यहां कुछ दिख रहा क्या, ये वाला शेडेड एरिया, क्या मैं इसको शेड कर दूं, शेड भी कर दिया, ठीक है। दूसरे मार्कर से करूंगा ताकि थोड़ा हो सके। मैंने इसको शेड कर दिया और शेड करने पर जो हमारे ये वर्टिकल आगे कौन कौन वर्टिकल, एक तो ये वर्टिकल है, एक ये वर्टिकल है और एक ये वर्टिकल है, ठीक है। तो पहला वर्टिकल, इसका नाम हम रख देते हैं, इसका तो डी है ही, इसका नाम मैंने रख दिया ई और इसका नाम रख दिया मैंने एफ। तो हमें यहां से 3 वर्टिकल मिले, डी ई और एफ। चलिए डी के तो कोऑर्डिनेट है 2 और 3, ई का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स पर तो 0, एक्स पर तो 4 है और वाई पर 0 है, तो क्या होगा 4 and 0, ठीक है। और जो हमारे एफ का कोऑर्डिनेट है वो है एक्स पर तो 1 है, -1 और वाई पर 0 है, तो -1 और 0। तो देखिए हमें तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए, हमने शेड भी कर दिया और ग्राफिकली मेथड से रिप्रेजेंट एक ट्रायंगल कर दिया, ठीक है। तो जिसके कोऑर्डिनेट 2 3 4 0 एंड -1 0 हो गए, बस यही था हमारा आंसर, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 3.2 यहाँ क्लियर होती है, आपकी खत्म होती है। तो 3.2 एक अच्छी एक्सरसाइज है, इसे करना, रिव्यू कर लीजिए या फिर इसका रिवीजन बार बार करें, ताकि आपको जो ग्राफिकली मेथड से इनको रिप्रेजेंट करना है ये अच्छी तरह आ सके। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली मेथड से किन्हीं भी 2 इक्वेशंस का। आगे जाके आपको क्या मिलेगा, इसमें अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना, किसकी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं जैसा काम कर रहा हूं आपके लिए आगे भी करता रहूं, ठीक है।